अकबर बीरबल की अनसुनी कहानी। बीरबल की बात सुनकर दरबारीगण तो हक्के बक्के रह गए। जहां अपना अकबर स्वयं गहरी सोच में डूब गए थे। दरबार की गर्माहट धीमी पड़ चुकी थी। केवल पीतल के दियों की रोशनी अब कक्ष को मंद मंद प्रकाशित कर रही थी। बाहर क्षितिज पर फैली लालिमा पूरी तरह से मिट चुकी थी। अकबर ने धीरे से सिंहासन की हथेली पर अपनी उंगलियां थपथपाई। बीरबल, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में न तो झुंझलाहट थी न प्रशंसा, बस एक गंभीर जिज्ञासा थी। तुम्हारे जवाब हमेशा तर्कों की कसौटी पर खरे उतरते हैं, पर आज का ये रहस्य थोड़ा पेचीदा है। तुम्हारी ये घोषणा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना एक खामोश दिल है, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? मुझे तुम्हारा सिद्धांत नहीं, उसका साक्षात प्रमाण चाहिए। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जिसने अनेकों बार बादशाह को चकित किया था। हुजूर, उन्होंने कहा, कीमती चीजों को जाहिर करने में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। मुझे बस कल दोपहर तक का समय दे, मैं खजाना भी दिखाऊंगा और उसका पहरेदार भी। अकबर ने स्वीकृति में सिर हिलाया और दरबार बर्खास्त कर दिया गया। मगर पूरी रात बादशाह के मन में उस अनसुनी पहेली का शोर गूंजता रहा। अगले दिन दोपहर होते ही पूरा दरबार रहस्यमय चुप्पी और उत्सुकता से खचाखच भर गया। बादशाह अकबर पूरी तरह सजग बैठे थे। उनकी आंखें बार बार मुख्य द्वार की ओर उठ जाती थी। इंतजार की घड़ी उन्हें इतनी लंबी कभी नहीं लगी थी। ठीक निर्धारित समय पर बीरबल ने सभा में प्रवेश किया। वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे दो हटे-कटे मजदूर एक विशाल अपरिष्कृत पत्थर को कांपते कंधों पर लिए हुए थे। उस पत्थर पर काई जमी थी और वो सदियों पुराना प्रतीत होता था। बीरबल ने मजदूरों को वो भारी शिला ठीक अकबर के सिंहासन के सामने रखने का इशारा किया। जमीन पर धम से पत्थर रखने की आवाज ने दरबार की चुप्पी तोड़ दी। बीरबल ने उस कठोर शिला को सम्मान से छूते हुए कहा, हुजूर, ये रहा वो खजाना जिसका मैंने वादा किया था। सदियों का साक्षी, एक बेजान पत्थर। बादशाह ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये तो बस एक पत्थर है। मुझे इसका खामोश दिल कहाँ दिखाई दे रहा है? और वो पहरेदार कहाँ है जिसके बारे में तुमने कहा था? बीरबल मुस्कुराए। सब्र हुजूर, पहरेदार को दिखाने के लिए हमें जरा इस खजाने को प्यासा करना होगा। बीरबल ने तुरंत एक सेवक को इशारा किया और कहा, हुजूर, कृपया एक पात्र भरकर शीतल जल मंगवाइए। बादशाह अकबर की उत्सुकता अब निराशा में नहीं, बल्कि चरम जिज्ञासा में बदल चुकी थी। उन्होंने तुरंत पानी लाने का आदेश दिया। जब एक चांदी की कटोरी में स्वच्छ जल लाया गया, तो बीरबल ने उसे बड़े धीरज से उठाया। उन्होंने उस विशाल पत्थर पर धीरे धीरे जल छिड़कना शुरू किया। जैसे ही ठंडा जल पत्थर की तपती सतह से टकराया, एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आई और पानी तुरंत ही पत्थर के छिद्रों में समाने लगा। पत्थर का रंग गहरा स्याह हो गया, जैसे उसने अपनी वर्षों की प्यास बुझाई हो। बीरबल ने उंगली से पत्थर के बीचों बीच का एक हिस्सा दिखाते हुए कहा, देखा हुजूर, ये पत्थर सब कुछ सोख गया, पर अपने केंद्रीय भाग को इसने गीला होने से बचाए रखा। ये कठोर अनम्य हिस्सा ही इस खजाने का सच्चा पहरेदार है, जो सदियों से इसके रहस्यों को सीने में दबाए बैठा है। दरबारियों ने पहली बार उस साधारण पत्थर को ध्यान से देखा। गीलेपन के बावजूद पत्थर के मध्य में एक छोटा सा सूखा गोलाकार धब्बा चमक रहा था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पत्थरों में भी रहस्य ढूंढ लेती है, लेकिन ये सूखा धब्बा मात्र प्रकृति की कारीगरी है, या ये वास्तव में किसी तजाने का प्रवेश द्वार? उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि पत्थर को अत्यंत सावधानी से सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हुजूर, इस पत्थर की शर्त है, इसे बल नहीं, केवल ताप, गर्मी स्वीकार्य है। सदियों से इसने अपनी कठोरता बनाए रखी,
क्योंकि इसे कभी शुद्ध केंद्रित ऊष्मा नहीं मिली। अगले दिन बीरबल पत्थर को लेकर महल के खुले आंगन में पहुंचा। उसने एक बड़ा, अत्यंत चमकीला और साफ कांच का लेंस मंगवाया। सूर्य अपनी पूरी प्रभा के साथ चमक रहा था। बीरबल ने धैर्यपूर्वक लेंस को इस तरह समायोजित किया कि सूर्य की तीव्र किरणें सीधे उस छोटे, सूखे, गोलाकार धब्बे पर जा पड़ी। कुछ ही क्षणों में पत्थर का वह केंद्र भाग असहनीय रूप से गर्म हो उठा। वहां से धुआं नहीं, बल्कि एक अजीब सी तीव्र गंध उठने लगी, जैसे सदियों पुराना रहस्य पिघल रहा हो। अचानक एक बारीक चट की ध्वनि हुई और सूखा धब्बा अंदर की ओर धंस गया। सम्राट अकबर और सभी दरबारी अपनी आंखें फाड़े इस अदृश्य होते केंद्र को देख रहे थे। बीरबल ने तुरंत अपना सिर झुकाया और उस छोटे गोलाकार छेद को ध्यान से देखा जो अब पत्थर की सतह पर बन गया था। बीरबल ने अपनी कमर से एक महीन चांदी का तार निकाला और अत्यंत सावधानी से उस गुहा में डाला। पल भर की खामोशी छाई रही। फिर बीरबल ने धीरे से उस तार को बाहर खींचा। तार के सिरे पर धूल से सना हुआ, कसकर लिपटा हुआ एक अत्यंत छोटा भोजपत्र या ताम्रपत्र फंसा था। वो किसी प्राचीन धातु के धागे से मजबूती से बंधा हुआ था। ये क्या है, बीरबल? आश्चर्य से भरे अकबर ने पूछा। बीरबल ने वो प्राचीन पत्र बादशाह को सौंपते हुए कहा, जहां पनाह, सदियों पुराना ये पत्थर अपने गर्भ में जो रहस्य छिपाए था वो अब प्रकट हुआ है। ये संभवतः उस निर्माता का संदेश है जिसने ये किला बनाया था। अकबर ने कांपते हाथों से पत्र लिया। दरबारी उत्सुकता से सांस रोके खड़े थे। अब रहस्य का पर्दा हटने ही वाला था। अकबर ने बड़ी सावधानी से उस प्राचीन धातु के धागे को खोलना शुरू किया। भोजपत्र इतना पुराना था कि छूते ही बिखर सकता था, लेकिन उस पर उकेरे गए अक्षर अभी भी चमकीले लग रहे थे। हालांकि वो लिपि दरबार में मौजूद किसी भी विद्वान की समझ से बाहर थी। ये कौन सी भाषा है? चिंतित होकर बादशाह ने पूछा। बीरबल आगे बढ़े और पत्र को गौर से देखा। जहां पनाह, ये शिल्प देवनागरी है जिसे केवल प्राचीन वास्तुकार ही उपयोग करते थे। ये किसी गूढ़ रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। बीरबल ने गहन ध्यान लगाया और फिर पढ़ना शुरू किया। संदेश अत्यंत संक्षिप्त किंतु गहरा था। इस दुर्ग का सच्चा रक्षक वो वस्तु नहीं जिसे तुम तिजोरी में बंद करते हो, बल्कि वह है जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो उस मूल्यहीन वस्तु का सही मूल्य जान लेगा वही इस किले के अंतिम सत्य का अधिकारी होगा। यदि वो वस्तु खो गई तो ये महल रेत की तरह ढह जाएगा। दरबार में एक सिहरन दौड़ गई। मूल्यहीन वस्तु जिसका मूल्य हो। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। बीरबल, हमें वो वस्तु तुरंत खोजनी होगी। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, यह रहस्य अत्यंत जटिल है। मूल्यहीन का अर्थ केवल धन दौलत से रहित होना नहीं है, बल्कि ये ऐसी वस्तु है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना सामान्य मान लेते हैं कि उसकी महत्ता पर कभी ध्यान ही नहीं देते। समस्या ये है कि हम खजाने को तिजोरियों में खोजेंगे, जबकि वो शायद हमारी नजरों के सामने, हमारे कदमों के नीचे हो। अकबर ने बेचैनी से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तो फिर ये खोज कहां से आरंभ की जाए? क्या संदेश में कोई और संकेत छुपा है? बीरबल ने गहन चिंतन के बाद उत्तर दिया, हुजूर, संदेश में कहा गया है कि यदि वो वस्तु खो गई तो महल रेत की तरह ढह जाएगा। ये संकेत सीधे सीधे इमारत की नींव और उसके आधार की ओर इशारा कर रहा है। मैं आज से ही किले के सबसे पुराने और सबसे कम महत्व वाले हिस्सों की छानबीन शुरू करूंगा। मुझे विश्वास है वो वस्तु किसी हीरे जवाहरात के डिब्बे में नहीं, बल्कि किसी टूटी हुई दीवार की दरार या किसी अनदेखे कोने में छिपी होगी। मुझे कुछ दिन का समय दिया जाए। बादशाह अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। तुम्हारे तर्क में बल है, बीरबल। ये मामला जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं। तुम्हें जितनी सहायता या जितने दिन चाहिए
बेझिझक लो। लेकिन याद रखना, यह रहस्य जितना दफन रहेगा, हम उतने ही सत्रे में रहेंगे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर अगले ही क्षण अपना अभियान आरंभ कर दिया। उन्होंने न तो शाही मशालों का शोर मचाया, न ही भारी भरकम सिपाहियों का दल लिया। वो केवल अपने 2 भरोसेमंद सेवकों और कुछ पुराने नक्शों के साथ किले के सबसे पुराने और वीरान हिस्सों की ओर बढ़े। उन्होंने पहला निशाना बनाया दक्षिण पूर्व बुर्ज को, जो वर्षों से बंद पड़ा था और जिसे लोग भूतिया मानते थे। 3 दिन तक बीरबल ने उस बुर्ज के नीचे बने प्राचीन तहखानों को खंगाला, जहां सीलन, फफूंदी और चमगादड़ों का राज था। दरारों वाली दीवारों, टूटी हुई सीढ़ियों और मिट्टी से भरे कोनों की जांच करते हुए उन्हें एक जगह सीमेंट का रंग बाकी हिस्सों से अलग लगा। बीरबल ने सेवक को संकेत किया। यह कोई सामान्य दरार नहीं थी, बल्कि किसी चीज को छिपाकर दोबारा लीपी गई दीवार थी। बीरबल ने आदेश दिया। सेवक ने फौरन लोहे की भारी रॉड और हथौड़े से उस संदिग्ध हिस्से पर वार करना शुरू कर दिया। बुर्ज के तहखाने में गूंजती हथौड़े की आवाजों ने सदियों की चुप्पी तोड़ दी। कुछ ही पलों में सीमेंट और ईंट का मलबा जमीन पर बिखर गया। प्लास्टर हटते ही वहां कोई खजाना नहीं, बल्कि एक छोटा, संकरा और लोहे के फ्रेम से ढका हुआ प्रवेश द्वार दिखाई दिया। यह दरवाजा इतना छोटा था कि किसी व्यक्ति को झुककर या रेंगकर ही अंदर जाना पड़ता। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत सेवक से मशाल लाने को कहा। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि दरवाजे के पीछे एक घुमावदार सुरंग नीचे की ओर जा रही थी। हवा का एक झोंका अंदर से बाहर आया, जिसमें पुरानी मिट्टी, नमी और किसी अजीब सी तेज औषधि की गंध घुली हुई थी। बीरबल ने सेवक को बाहर कड़ा पहरा देने का निर्देश दिया और बिना एक पल गवाए खुद उस अंधेरी, अज्ञात सुरंग में झुकते हुए प्रवेश कर गए। यह स्पष्ट था कि यह सुरंग किसी गुप्त रहस्य तक ही जाती होगी। मशाल की रोशनी उस संकरी, ढलानदार सुरंग की दीवारों पर नाच रही थी, जहां बीरबल को कई जगह झुककर चलना पड़ रहा था। लगभग 50 कदम चलने के बाद सुरंग का पथरीला फर्श समाप्त हुआ और वो एक विशाल, गोलाकार भूमिगत कक्ष में प्रवेश कर गए। यहां की हवा घनी और भारी थी। औषधि की वो तेज गंध अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी। कक्ष की दीवारें चिकनी नहीं थी, बल्कि उन पर जड़ी बूटियों के गुदे और अजीब रसायनों के सूखे धब्बे फैले हुए थे। बीचों बीच एक प्राचीन, खंडित संगमरमर की मेज रखी थी। बीरबल ने ध्यान से देखा। मेज के नीचे जमीन पर एक मखमली थैला पड़ा था। बीरबल ने तुरंत उसे उठाया। थैले के भीतर शाही मोहर लगी हुई भोजपत्र की 3 पोथियां थी। जैसे ही उन्होंने पहली पोथी खोली, उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता का मिश्रित भाव उभर आया। उन पोथियों में केवल औषधियों के नुस्खे नहीं थे, बल्कि वे मुगल सल्तनत के सबसे गुप्त और खतरनाक अमृत योग की विधि बता रही थी। ये ऐसा रहस्य था जिसके बारे में सिर्फ बादशाह और उनका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति ही जानता होगा। बीरबल ने तुरंत तीनों पोथियां अपनी जामा, चोगे के भीतर छिपा ली। उनका माथा ठनका। ये स्थान, ये खंडित मेज, क्या किसी गुप्त संकेत की निशानी थी? उन्होंने ध्यान से उस मेज की जांच की। मेज के टूटे हुए किनारे पर हाल ही में खरोंच के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ छिपाया या निकाला हो। अमृत योग, बीरबल ने फुसफुसाया। यह तो सिर्फ शाही पुस्तकालय के सबसे गहरे तहखाने में होना चाहिए था। इसे यहां किसने रखा और क्यों? क्या बादशाह को पता है कि ये यहां है? बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा रहस्य अब उनके हाथों में था। इस रहस्य का बाहर आना यानी पूरे साम्राज्य में विद्रोह और अराजकता का फैलना। उन्हें जल्द से जल्द बादशाह अकबर को इस खोज के बारे में सूचित करना था, लेकिन इस प्रकार कि किसी तीसरी आंख को भनक तक न लगे। वो चुपचाप उस पुराने कमरे से बाहर निकले
उनके हर कदम में एक नई सतर्कता और भारीपन था। उन्हें पता था कि वे अब सिर्फ एक सलाहकार नहीं, बल्कि एक खतरनाक राज के संरक्षक बन चुके थे। बीरबल ने अपनी पगड़ी संभाली और सीधा अपने कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक गोकुल को बुलाया, जो वर्षों से उनकी आंख और कान था। गोकुल, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, शाही बाग से रात की रानी का एक फूल लो और इसे बादशाह सलामत के निजी कक्ष तक पहुंचाओ। कहना, दीवान साहब ने अनुरोध किया है कि यदि महाराज आज रात तारों की गिनती करें तो वो अत्यंत आवश्यक होगा। ये उनका गुप्त संकेत था। रात की रानी यानी गुप्त सूचना और तारों की गिनती यानी आधी रात को एकांत भेंट। गोकुल बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप चला गया। बीरबल जानते थे कि महल की दीवारें भी कान रखती हैं। अगली कुछ घंटों तक उन्होंने सामान्य रूप से दरबार का काम निपटाया, हंसे और मस्खरी की, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन उस राज की गहराई को नाप रहा था, जिसके कारण अब उनकी और बादशाह की जान दांव पर लगी थी। उन्हें इंतजार था आधी रात का, जब सारा आलम सो रहा होगा और वे इस खतरनाक खेल की अगली चाल चलेंगे। रात ढलने लगी। जैसे ही दरबार भंग हुआ और अंतिम दरबारी ने विदा ली, बीरबल अपने कक्ष में गए और तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण मैले कुचले किसान का भेष धारण कर लिया। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे और दाढ़ी पर थोड़ी राख भी मल ली। महल में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। पहरेदारों की आवाजें भी दूर और धीमी हो गई। जब मध्यरात्रि ने घड़ी की सुई को छुआ तो अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। बीरबल ने बिना कोई मशाल जलाए एक गुप्त दरवाजा खोला, जो सीधे शाही बाग की बाहरी सीमा तक जाता था। उन्हें तारों की गिनती ठीक उसी नीम के पेड़ के नीचे करनी थी, जो कभी मुगल सल्तनत की पहली ईंट रखे जाने का साक्षी रहा था। बीरबल का हर कदम सावधानी से उठ रहा था। वे जानते थे कि थोड़ी सी भी चूक बादशाह और उनके अपने भविष्य पर पूर्ण विराम लगा सकती है। खतरा सामने था और इंतजार अब खत्म हो चुका था। नीम की विशालकाय छाया ने उन्हें पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। हवा में रात की अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जिसे दूर कहीं से आती उल्लू की आवाज ही भंग कर रही थी। बीरबल ने आकाश की ओर देखने के बजाय अपनी कमर से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली। उन्होंने जमीन पर कुछ सूखी पत्तियां हटाईं और उस थैली में से सावधानी पूर्वक एक चमकदार पारदर्शी स्फटिक क्रिस्टल का गोला बाहर रखा। बीरबल जानते थे कि तारों की संख्या गिनना असंभव था। बादशाह का असली इरादा उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना था। उन्होंने उस विशेष ज्योति दर्पण स्फटिक को इस प्रकार स्थापित किया कि वो सीधे ऊपर दिख रहे तारों के प्रतिबिंबों को छोटे से दायरे में कैद कर सके। वे झुककर प्रतिबिंबों का गहन अध्ययन करने लगे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, गिनती तो पूरी हो जाएगी जहांपनाह, पर हिसाब अलग होगा। उसी क्षण उन्हें पास के झाड़ियों में एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। कोई चुपचाप उनकी जासूसी कर रहा था। शायद कोई छिपा हुआ सिपाही या फिर स्वयं बादशाह। बीरबल ने अपनी चाल नहीं बदली, पर अब उनकी आंखें सितारों के बजाय अंधेरे की हर हलचल पर टिकी थी। बीरबल ने अपनी उंगलियों को ज्योति दर्पण पर फेरा और जानबूझकर अपनी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज भर दी। गिनती पूरी होने में एक छोटी सी बाधा है, जहांपनाह। ये तारामंडल हमें बताता है कि कुछ चीजें रात में स्थिर दिखती है, पर उनकी गति केवल दिन के उजाले में समझी जा सकती है। उन्होंने थोड़ा रुककर झाड़ियों की तरफ देखा। उदाहरण के लिए, जो तारे अभी चमक रहे हैं, वे कल सुबह तक अपनी जगह बदल लेंगे। विशेषकर वो तारा जो अभी छिपकर हमारी बातों पर कान लगाए हुए है। झाड़ियों में फिर सरसराहट हुई, पर इस बार वो दबी हुई हंसी में बदल गई। ये हंसी किसी सिपाही की नहीं, बल्कि एक राजा के संतोष की थी।
बहुत चतुर बीरबल, बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए झाड़ियों से बाहर निकले। उनके चेहरे पर शरारत थी। तुम सितारों को नहीं, बल्कि मेरे इरादों को गिन रहे थे। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूं, पर हमेशा की तरह बाजी तुम ही जीत गए। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक सलाम किया। हुजूर, तारों को गिनती के जाल में फंसाना आसान है, पर जहांपनाह के मन की गिनती तो हमेशा अलग ही रहती है। हाँ बीरबल, अकबर ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, तुम्हारा यह जवाब मेरी जासूसी से कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने तुम्हें असल में तारे गिनने को नहीं कहा था, बल्कि ये देखने को कहा था कि तुम असंभव को कैसे संभालते हो। आजकल राजकोष में हिसाब किताब की भारी गड़बड़ी है और हर कोई ये साबित करने पर तुला है कि दूसरा बेईमान है। मुझे लगा जो व्यक्ति अनंत को नाप सकता है वो इस सीमित भ्रष्टाचार को भी आसानी से समझ लेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। जहांपनाह, तारों की गिनती का एक रहस्य है। वे असंख्य जरूर हैं, पर यदि आप उन्हें समूह में बांट दें, जैसे नक्षत्र या राशि, तो वे समझ में आने लगते हैं। ठीक वैसे ही दरबार में बेईमानी बिखरी हुई नहीं है। इसे समूह में बांटा जा सकता है। जो डरपोक है, जो लालची है, और जो केवल अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं। हुजूर, गणित हमेशा साफ साफ झूठ नहीं बोलता। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है, कल सुबह की गिनती सितारों की नहीं, बल्कि दरबारियों की होगी, और मुझे पता है कि कौन सा तारा टूटने वाला है, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अकबर की आंखें संशय और जिज्ञासा से चमक उठीं। बीरबल, तुम ये कैसा गणित लगा रहे हो? यदि तुम दरबारियों को इन 3 समूह में बांटने में विफल रहे या टूटते तारे को सबके सामने साबित न कर पाए, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। शाही खजाने को ऐसी चुनौती देना साधारण बात नहीं है। बीरबल ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया। हुजूर, गणित कभी नहीं हारता, केवल उसे लगाने वाला तलत हो सकता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तलत नहीं होऊंगा। बेईमानी की गिनती करने के लिए हमें पहले उसे सामने लाने की जरूरत है। अगली सुबह दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब तनाव था। सभी दरबारी फुसफुसा रहे थे और एक दूसरे की तरफ संदेह की निगाहों से देख रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि ये सितारों की गिनती आखिर कैसी होने वाली है। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी, जो हाथ में एक साधारण खड़िया, चौक लेकर खड़े थे, मानो कोई शिक्षक छात्रों की हाजिरी लेने आया हो। बीरबल ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए खड़िया को धीरे से जमीन पर रखा। उनकी शांत आंखों ने एक एक दरबारी को मापा। जहांपनाह, उन्होंने अपनी बात शुरू की। गिनती अब शुरू होती है, पर मैं तारों को गिनने नहीं जा रहा। मैं उन गुप्त सितारों को गिनूंगा जो केवल अंधेरे में चमकते हैं और जिनका हिसाब केवल आपका दिल जानता है। उन्होंने जोर देकर कहा, आज शाम सूरज ढलने से पहले हर दरबारी को, मेरे सिपाही को, एक कागज सौंपना होगा। उस कागज पर आपको अपना सबसे बड़ा राज या हाल की बेईमानी लिखनी होगी, जिसे आपने छुपाया है। अगर आप पूरी तरह ईमानदार रहे हैं तो कागज खाली रहेगा। अगर आपने पाप किया है तो मैं कल सुबह दीवार पर वो संख्या लिखूंगा जो कागजों से नहीं, बल्कि आपके चेहरों से मेल खाएगी। दरबार में तुरंत एक भयानक खलबली मच गई। कई दरबारी असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे अब पसीने से भीग रहे थे। चुनौती अब सितारों की गिनती से बदलकर आत्मस्वीकृति की परीक्षा बन चुकी थी। सैनिक ने लकड़ी का एक बड़ा बक्सा लाकर रखा। बीरबल ने आदेश दिया, सूर्यास्त से पहले हर व्यक्ति अपना कागज इस बक्से में डाल देगा। याद रखें, मैंने संख्या का अनुमान लगाने के लिए कागज नहीं, आपकी आत्माएं चुनी है। दरबार खत्म हुआ, लेकिन दहशत नहीं। पूरी रात जागीरदार और सिपाही अपने कमरों में बेचैन रहे। कुछ ने कलम पकड़ी और कांपते हाथों से सालों पुराने राज लिख डाले। कुछ ने हिम्मत करके कागज को खाली छोड़ दिया।
इस उम्मीद में कि सुबह बीरबल उनकी नजरों को भेद नहीं पाएगा। स्वयं बादशाह अकबर भी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें अपनी वो छोटी सी गैर जरूरी बेईमानी लिख देनी चाहिए जो उन्होंने पिछली रात मंत्री को बताई थी, या केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखना चाहिए। अंततः उन्होंने कागज बक्से में डाल दिया। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर चेहरे पर एक अस्पष्ट भय और रात भर की नींद की कमी झलक रही थी। बीरबल मुस्कुराते हुए दरवाजे से अंदर आए और सीधे दीवार के पास गए जिस पर उन्हें संख्या लिखनी थी। बक्सा अब सीलबंद था। बीरबल ने एक क्षण के लिए कमरे को स्कैन किया, सबकी घबराहट को महसूस किया। फिर उन्होंने सफेद दीवार पर कोयले से एक बड़ा स्पष्ट 0 लिख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने तुरंत पूछा, ये कैसी संख्या है बीरबल? तुम किसी बड़े अंक की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने भविष्यवाणी नहीं की है, बल्कि ये सच्चाई की नींव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बक्से में रखे गए हर कागज पर जो भी बेईमानी लिखी गई है, यदि हम उन सभी बेईमानियों का योग करेंगे तो भी नतीजा 0 ही रहेगा। दरबारी फुसफुसाए। सब यही सोच रहे थे कि सबकी इतनी निजी और बड़ी बेईमानी का योग 0 कैसे हो सकता है। बीरबल ने दीवार की तरफ इशारा किया। अब केवल एक ही काम बाकी है। हमें उस कागज को खोलकर देखना है जो आपने जहांपनाह अपने हाथों से इसमें डाला है। अकबर का गला सूख गया। वो समझ गए कि बीरबल ने उनकी गैर जरूरी बेईमानी भी दांव पर लगा दी है। उन्होंने धीरे से हामी भरी। बक्से की सील तोड़ी गई। सील तोड़कर बक्सा खोला गया। बीरबल ने अदब से वो कागज निकाला जो अकबर ने स्वयं डाला था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने कागज को सम्मानपूर्वक खोला और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। ये मेरी बेईमानी है। जब मेरे निजी बागीचे से कल सुबह एक दुर्लभ गुलाब का फूल चोरी हुआ तो मैंने तुरंत इल्जाम माली पर लगा दिया, जबकि मैं जानता था कि वो फूल मैंने ही रात को तोड़कर अपनी प्रिय बेगम को दिया था। मैंने ये झूठ केवल इसलिए बोला ताकि माली को नया गुलाब लगाने की जिम्मेदारी मिल जाए और मेरी तारीफ हो। अकबर ने शर्मिंदगी से आंखें झुका ली। सभी दरबारी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह की इतनी छोटी सी बेईमानी। बीरबल ने कागज वापस तह किया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, उसकी आवाज में जीत थी। आपने ये बेईमानी अपनी सुविधा के लिए की। अन्य दरबारियों ने जो बेईमानी लिखी है वो केवल निजी लाभ और लालच के लिए है। सबकी बेईमानी का वजन उनके पद के अनुसार था। जब सबसे बड़ी हैसियत वाले व्यक्ति की बेईमानी इतनी छोटी है तो बाकी सब बेईमानियां उसके सामने वास्तव में 0 ही हो जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और स्नेह का भाव था। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। वाह बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि ज्ञान और तर्क किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक वजनदार होते हैं। ये कागज जिस पर तुम सबने अपनी छोटी बड़ी बेईमानी लिखी थी सचमुच वजनहीन था। असली वजन तो तुम्हारे इस एक वाक्य में था जिसने सबसे बड़े पद वाले व्यक्ति की छोटी गलती दिखाकर बाकी सबको बड़ी भूल करने से रोक दिया। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, बेईमानी कभी भी वजनदार नहीं हो सकती, चाहे वो सोने में तौली जाए या माफी में। वजन हमेशा इरादे की ईमानदारी का होता है। अकबर ने उस दिन ये घोषणा की कि राजकीय फैसलों में इरादे की ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यही न्याय की सच्ची कसौटी है। सारे दरबारी इस अनसुनी शिक्षा को लेकर लौट गए, ये जानते हुए कि बीरबल ने आज केवल बेईमानी का वजन नहीं नापा था, बल्कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों को भी तराजू में रख दिया था। कुछ ही महीनों में इस नए नियम का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा।
कई चालाक दरबारी जो पहले शब्दों की बाजीगरी से अपने स्वार्थ सिद्ध करते थे, अब असहज महसूस करने लगे। इरादे की ईमानदारी की कसौटी पर खरा उतरना उनके लिए तलवार की धार पर चलने जैसा था। बेईमानी के वजन को सोने के भाव में बेचने वाले कई व्यापारी और अधिकारी अब पकड़े जा रहे थे, क्योंकि वे बाहरी दिखावे में तो खरे थे, पर उनकी नीयत हमेशा तराजू के पलड़े को नीचे झुका देती थी। एक शाम जब दरबार समाप्त हो चुका था, अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने संतुष्टि से कहा, न्याय की परिभाषा तुमने ऐसी बदली है कि अब दरबारी केवल काम नहीं करते, बल्कि काम को नेक नियत से करने की जहमत उठाते हैं। लेकिन मुझे एक बात चिंतित करती है, क्या बाहरी व्यवहार से किसी के आंतरिक इरादे को हमेशा तौला जा सकता है? बीरबल ने सम्मान से उत्तर दिया, जहांपनाह, वक्त सबसे बड़ा जौहरी है। बेईमानी की चमक ज्यादा देर नहीं टिकती। जो आदमी आज नेक नियत का मुखौटा पहनकर काम करेगा, कल उसकी नियत खुद ब खुद अच्छी होने लगेगी। आखिरकार सच्चाई का वजन दुनिया के हर झूठे सोने से भारी होता है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और गहरे विचार में डूब गए। तुम्हारी बात में दम है, बीरबल, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग सबसे ज्यादा परोपकार का दिखावा करते हैं, उनके मन में सबसे अधिक स्वार्थ छिपा होता है। दरबारी रोजाना मेरे सामने आते हैं, मीठी बातें करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। मैं कैसे जानूं कि कौन वास्तव में राजहितैषी है और कौन केवल मेरी कृपा का भूखा? बीरबल ने झुककर अर्ज किया, जहांपनाह, इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है, उनके बलिदान की कसौटी। सच्चा हितैषी वो है जो किसी चीज की मांग किए बिना किसी दिखावे के अपना सबसे प्रिय वस्तु राज्य के लिए समर्पित कर दे। दिखावे के सोने और सच्चे त्याग में यही अंतर होता है। अकबर की आंखें चमकी। उत्तम विचार। तो क्या तुम दरबारियों को उनके बलिदान के आधार पर तौल सकते हो? मुझे अब एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे ये जाहिर हो जाए कि कौन नियत का पालन केवल दिखावे के लिए करता है और कौन उसे अपने जीवन का सत्य मानता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से, जहांपनाह, हमें केवल एक ऐसी स्थिति बनानी होगी जिसमें सभी के स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम की परख हो जाए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, हुजूर, इस परख के लिए हमें इनाम और दंड दोनों को एक साथ मिलाना होगा, ताकि लालच और भय दोनों से नियत का पता चल सके। अगले ही दिन बीरबल के कहने पर दरबार में एक नया और अप्रत्याशित शाही फरमान जारी हुआ। बादशाह सलामत ने घोषणा की कि राज्य पर आने वाले संभावित बड़े संकट को टालने के लिए प्रत्येक दरबारी को अपनी सबसे कीमती लेकिन दिखावे से परे रखी गई निजी वस्तु स्वयं अपने हाथों से राज्य कोष में भेंट करनी होगी। ये भेंट अनिवार्य होगी, लेकिन इसका सार्वजनिक उल्लेख या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। घोषणा सुनते ही दरबार में गहरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबसे कीमती, दिखावे से परे, इन शब्दों ने अमीरों को बेचैन कर दिया। उनकी चिंता यह नहीं थी कि कितना देना पड़ेगा, बल्कि ये थी कि बीरबल को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने सबसे कीमती वस्तु ही दी है या केवल एक सामान्य दिखावटी भेंट। बीरबल की रहस्यमयी मुस्कान देखकर कई दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। अगले दिन से गुप्त भेंटों का सिलसिला शुरू हो गया। हर दरबारी अपने महल में घंटों सोच विचार करता रहा। सबसे कीमती वस्तु वह थी जिससे उनका भावनात्मक जुड़ाव था, लेकिन उसे राज्यकोष में दे देना आत्मा को कचोटता था। उन्होंने कई दिखावटी मोतियों और सोने के सिक्कों के ढेर देखे, पर डर यह था कि बीरबल की तीखी नजर इन छलावों को भेद देगी। इतने में राजा टोडरमल ने अपने पूर्वजों द्वारा भेंट की गई वो दुर्लभ जड़ाऊ कटार उठाई। कटार कीमती थी, पर उनकी सबसे प्रिय नहीं। उन्होंने उसे रेशमी कपड़े में लपेटा और सीलबंद कर दिया। इसी तरह हर दरबारी ने अंदरूनी लालच और बीरबल के खौफ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। कोषपाल के पास बक्से पहुंचने लगे, विभिन्न आकार के सील लगे हुए और गहरी सांसों के साथ
सौंपे गए। शाम को बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, क्या तुमने उन भेंटों की जांच की है? क्या किसी ने छल किया है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं अभी तक उन बक्सों के पास नहीं गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कौन सी भेंट सबसे कीमती थी और कौन सी नहीं, और वो भी बिना किसी बक्से को खोले। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। ये कैसे संभव है? बस कल सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, महाराज, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। कल दरबार में हम सभी दरबारियों की भेंटों की कीमत का सही मोल जानेंगे। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ अपनी अपनी सीटों पर थे। वे जानना चाहते थे कि बिना बक्सा खोले बीरबल भेंटों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। खासकर वे दरबारी जिन्होंने दिखावे के लिए अंदर सस्ते सामान रखकर बाहर से कीमती रेशम लपेटा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें बार बार बीरबल को खोज रही थी। बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, कल तुमने एक बड़ा दावा किया था। अब समय आ गया है कि तुम उन भेंटों का रहस्य सबके सामने खोलो। बीरबल आगे आए। उन्होंने भेंटों से भरे बक्सों के ढेर को देखा, लेकिन एक भी बक्से को नहीं छुआ। जहांपनाह, मैं दोहराता हूं कि कीमती वस्तु वो नहीं होती जिसे बनाने में ज्यादा सोना या समय लगा हो। कीमती वह है जो उपयोग में आए और सही मंशा से दी गई हो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी दृष्टि पहले दरबारी सेठ गोकुलदास पर स्थिर की, जिसने एक अत्यंत भारी नक्काशीदार संदूक भेंट किया था। गोकुलदास जी की भेंट, जो उन्होंने बड़ी धूमधाम से प्रस्तुत की थी, मात्र दिखावा है। उसकी कीमत शून्य है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन क्यों, बीरबल? अकबर ने पूछा। ये जानने के लिए हमें भेंटों के अंदर नहीं, बल्कि भेंट करने वाले के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, गोकुलदास जी ने इतनी बड़ी भेंट क्यों दी? ताकि दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और आने वाले व्यापारिक समझौतों में उन्हें लाभ हो। बीरबल ने स्पष्ट किया। यह भेंट देने का कार्य नहीं, बल्कि निवेश करने का तरीका था। सेठ गोकुलदास तिलमिला उठे। जहांपनाह, यह तोहमत है। मैंने अपनी श्रद्धा से। श्रद्धा? बीरबल ने उन्हें बीच में टोका। यदि श्रद्धा होती तो आप इसमें कुछ ऐसा रखते जो शहंशाह के व्यक्तिगत उपयोग में आता। आपने इसे खाली भेजा सिर्फ इसलिए ताकि इसका वजन और आकार लोगों को प्रभावित करे। एक ऐसा संदूक जो खाली हो, वो अहंकार का प्रतीक है, उपयोगिता का नहीं। उसकी कीमत शून्य है, क्योंकि उसकी मंशा शून्य थी। अकबर ने गहरी सांस ली। और बाकी भेंटों का क्या, बीरबल? अब देखिए उस किसान को जिसने मात्र कुछ दाने भेंट किए थे। वो स्वयं भूखा था, फिर भी उसने वही दिया जो उसके पास सबसे कीमती था, उसका श्रम और उसका भविष्य का भोजन। महाराज, मूल्य संदूक की नक्काशी में नहीं, बल्कि देने वाले के त्याग में निहित होता है। अकबर के चेहरे पर चिंतन के भाव उभर आए। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी बात सत्य है, बीरबल। हम अक्सर बाहरी चमक दमक से भ्रमित हो जाते हैं, जबकि वास्तविक भक्ति त्याग के पर्दे के पीछे छिपी होती है। ये कैसी विडंबना है कि एक खाली संदूक ने हमें इतना गहरा पाठ सिखाया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी जहांपनाह, राजा का धर्म केवल भेंट स्वीकार करना नहीं, बल्कि उसकी मंशा को समझना भी है। उस संदूक ने हमें यह सिखाया कि वैभव दिखावा हो सकता है, जबकि किसान के दाने ये दर्शाते हैं कि विनम्रता ही सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए मैंने उस किसान को संदूक वाले अमीर से कहीं अधिक सम्मान दिया। उसके दाने भले ही छोटे थे, लेकिन उनका अर्थ ब्रह्मांड जितना विशाल था। एक शासक को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि राज्य की नींव सोने पर नहीं, बल्कि प्रजा के सच्चे प्रेम और समर्पण पर टिकी होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बताओ, अब मैं उन दोनों के साथ कैसा व्यवहार करूं?
बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, अब उन्हें परखने का समय है। अमीर व्यक्ति को वापस बुलावा भेजिए और उससे कहिए कि संदूक में भरे सोने की कीमत का आधा हिस्सा वो अपने गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगाए। परंतु ये सेवा बिना किसी दिखावे के गुप्त रूप से होनी चाहिए। उसे समझना होगा कि दान का वास्तविक मूल्य प्रचार में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में है। और उस किसान का क्या? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। किसान को तुरंत महल में बुलवाइए। उसे न केवल उसके अनाज का उचित मूल्य, बल्कि शाही सम्मान भी दीजिए। उसे राज्य का सच्चा सेवक की उपाधि प्रदान करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में उसे कभी किसी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। जब प्रजा ये देखेगी कि सम्राट साधारण दाने का भी इतना मान रखते हैं, तो राज्य की नींव और भी मजबूत हो जाएगी। न्याय ये नहीं देखता कि किसका खजाना बड़ा है, न्याय ये देखता है कि किसका हृदय विशाल है। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल के शब्दों में न केवल न्याय का स्पष्ट मार्ग था, बल्कि सुशासन का सार छिपा था। वाह बीरबल, तुमने मेरी आंखों पर पड़ा एक और पर्दा हटा दिया। ये निर्णय केवल उस किसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के लिए एक संदेश होगा। तुरंत ही बादशाह ने अपने मुख्य वजीर को आदेश दिया कि वो किसान को ढूंढ निकाले और उसे शाही पालकी में बैठाकर दरबार में लाए। अगले ही दिन वो साधारण किसान रामू भारी भरकम अलंकरणों के बीच खड़ा था। वो भयभीत कम, अचंभित अधिक था। अकबर ने स्वयं खड़े होकर उसे राज्य का सच्चा सेवक की उपाधि दी। उन्होंने न केवल उसके सारे अनाज का मूल्य 4 गुना अदा करवाया, बल्कि उसके परिवार के लिए एक छोटी जागीर भी प्रदान की। जब रामू आंखों में आंसू लिए बादशाह को धन्यवाद दे रहा था, तो बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा। अकबर ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिखाया कि सत्ता का सबसे बड़ा बल तलवार नहीं, बल्कि जनता के प्रति जताया गया निष्कपट सम्मान है। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, हुजूर, ये तो केवल गणित है। प्रजा की सेवा में दिया गया सम्मान किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होकर सत्ता के पास वापस लौटता है। अकबर ने प्रेम से बीरबल की पीठ थपथपाई और रामू को आदरपूर्वक विदा किया। जब दरबार थोड़ा शांत हुआ, तो अकबर ने रहस्यमयी ढंग से बीरबल की ओर मुड़कर पूछा, पर बीरबल, ये बताओ कि इतना सब करने के बाद भी उस गरीब किसान के दिल में संतुष्टि का बीज किसने बोया? धन और जागीर तो हमने दी, पर वो अलौकिक शांति? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, बीज तो मिट्टी में ही था, उसकी ईमानदारी। मैंने तो बस उसे सरकारी प्रोत्साहन का पानी दिया। सच्चा सम्मान उसे नहीं मिलता जो मांगता है, बल्कि उसे मिलता है जो चुपचाप अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। दरबार में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर जानते थे कि बीरबल की बातें केवल मनोरंजन नहीं थी, वे शासन कला की सूक्ष्म पुस्तकें थी, जो हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती थी। आज की सभा का पाठ स्पष्ट था। एक राजा का असली सिंहासन जनता के विश्वास पर टिका होता है। अकबर ने अपनी भारी आवाज में राजसी मौन को तोड़ा। उन्होंने गंभीर मुद्रा में बीरबल की ओर देखा। तुम ठीक कहते हो, बीरबल। विश्वास एक ऐसी भूमि है जिस पर अगर राजा लापरवाही की फसल बो दे, तो अंत में उसे केवल अविश्वास और कटुता ही काटनी पड़ती है। उन्होंने पल भर सोचा, फिर अचानक उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। लेकिन ये बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक राजा के लिए सबसे बड़ा रहस्य क्या होता है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, हुजूर, राजा का सबसे बड़ा रहस्य उसका मौन होता है। जब वो बोलता है तो केवल नीति कहता है, लेकिन जब वो चुप रहता है तो उसके मन में पूरी सल्तनत का भविष्य छिपा होता है। अकबर ये जवाब सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत विषय बदला, मानो ये प्रश्न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए था। अच्छा, ये बताओ, इस विशाल साम्राज्य में ऐसी कौन सी एक वस्तु है जो सबसे ज्यादा सस्ती होकर भी सबसे ज्यादा अनमोल है?
दरबार के अन्य मंत्री इस नए रहस्य पर फुसफुसाने लगे, लेकिन बीरबल का उत्तर तैयार था। ये एक और ऐसी अनसुनी पहेली थी जिसका हल केवल बीरबल के पास ही था। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया और धीरे से कहा, जहां पनाह, वो अद्भुत वस्तु है, सत्य। अकबर ने भौहें चढ़ाई। उन्हें लगा कि बीरबल इस बार फिसल गए हैं। सत्य? समझाओ बीरबल, सत्य सस्ता कैसे हो सकता है जब अक्सर उसे बोलने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, सत्य बोलने के लिए न सोने के सिक्कों की जरूरत होती है, न चांदी की। इसे बाजार से खरीदा नहीं जाता, इसलिए ये सबसे सस्ता है, मुफ्त है। लेकिन इसके मूल्य को देखिए। एक ईमानदार वचन पूरी सल्तनत को बचा सकता है और एक झूठा वादा उसे पल भर में तबाह कर सकता है। इसकी प्राप्ति में कोई धन खर्च नहीं होता, फिर भी ये विश्वास की वो नींव है जिसे कोई भी खजाना दोबारा नहीं खरीद सकता। जिस वस्तु की कीमत शून्य हो पर जिसका महत्व साम्राज्य के वजन से भी भारी हो, वो ही सबसे ज्यादा अनमोल होती है। पूरा दरबार बीरबल की इस सहज व्याख्या से स्तब्ध रह गया। अकबर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बीरबल का जवाब केवल बुद्धि नहीं बल्कि जीवन का सार था। अब बस एक चोर बचा था जो अभी भी अंधाधुंध हाथ पैर चला रहा था। बीरबल ने चिल्लाकर अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय व्यर्थ न करें, हमें यहां से निकलना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों चोर अब निष्क्रिय हो चुके थे, लेकिन शोर जल्द ही महल के पहरेदारों को जगा सकता था। बीरबल ने तेजी से गहनों की पोटली उठाई और वे दोनों गुप्त सुरंग की ओर भागे, जिसे उन्होंने केवल आपात स्थिति के लिए बनवाया था। अंधेरे में उनके कदमों की धीमी गूंज ही बची थी। सुरंग संकरी और घुटन भरी थी। बीरबल आगे थे। उनके हाथ में गहनों की भारी पोटली थी। मशाल की धुंधली रोशनी मिट्टी की दीवारों पर नाच रही थी, जिससे छायाएं और भी डरावनी लग रही थी। अकबर हाफ रहे थे। ऐसी भागदौड़ की उन्हें आदत नहीं थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बीरबल, क्या यह रास्ता वाकई सुरक्षित है? यदि सुरंग का मुहाना किसी दुश्मन के नियंत्रण में हुआ तो? बीरबल ने गति धीमी किए बिना जवाब दिया, चिंता न करें जहांपनाह, यह गुप्त मार्ग सीधे महल की चारदीवारी के बाहर पुराने कुएं तक जाता है। यह मेरी सबसे पुरानी और गुप्त तैयारी थी। तभी उन्हें पीछे से हल्की लेकिन स्पष्ट आवाजें सुनाई दी। महल के पहरेदार शायद शोर सुनकर जाग गए थे और अब गलियारों में जांच कर रहे थे। तेजी से बीरबल ने कहा और लगभग दौड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में उन्हें सामने कीचड़ और पत्थरों के बीच एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वो निकास द्वार था। राहत की सांस लेते हुए वे दोनों उस संकरे मुहाने से बाहर निकले और तुरंत खुद को महल की चकाचौंध से दूर, शांत और घने जंगल के किनारे पर पाया। वे सुरक्षित थे, कम से कम फिलहाल। जंगल की ठंडक और रात की चुप्पी ने तुरंत उन्हें घेर लिया। अकबर, जो जीवन भर महलों के आराम के आदी रहे थे, पत्थरों और गीली घास पर लड़खड़ाए। बीरबल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। हुजूर, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हमने महल तो छोड़ दिया, पर अब खतरा बाहर है, जंगल में और रास्ते पर। हमें भोर होने से पहले इस इलाके से बहुत दूर निकलना होगा। अकबर ने अपने भारी मुकुट को थोड़ा सीधा किया। बीरबल, तुम हमेशा एक कदम आगे सोचते हो। अब कहाँ का इरादा है? क्या तुम्हारी गुप्त तैयारी में इस जंगल के लिए भी कोई ठिकाना शामिल था? बीरबल ने धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। बिल्कुल जहांपनाह, यहां से पश्चिम की ओर कुछ मील दूर एक पुरानी साधु की कुटिया है जो हमारे विश्वास पात्रों में से एक है। वो स्थान सुरक्षित है। हम वहां कुछ दिन छिपकर आगे की रणनीति बना सकते हैं, पर हमें ये यात्रा चुपचाप और बिना रुके करनी होगी। ये कहकर बीरबल घनी झाड़ियों की ओर मुड़ गए। शिकार करेंगे, लेकिन अब हमें चुपचाप यहां से लौटना होगा, कहीं हमारी अनुपस्थिति किसी को संदेह न दिला दे।
दोनों फिर उसी गुप्त मार्ग से तहठाने की ओर वापस मुड़ गए। अगली चाल की योजना उनके दिमाग में आकार ले रही थी। अगली रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया और महल की गलियों में सन्नाटा पसर गया, अकबर और बीरबल अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार थे। उन्होंने साधारण मैले कुचैले कपड़े पहन लिए थे, ऐसे वस्त्र जो उन्हें आम राही या रात की गश्त करने वाले थके हुए सिपाही का रूप देते थे। अकबर ने एक मोटा कंबल ओढ़ रखा था, जबकि बीरबल ने अपने हाथों में मिट्टी का दिया पकड़ रखा था, जिसकी लौ बड़ी धीमी थी। वे चुपचाप शाही कार्यशालाओं के पिछले हिस्से में पहुंचे। बीरबल ने एक स्थान ढूंढा जहां से भंडारघर का पिछला द्वार स्पष्ट दिखाई देता था, पर वे खुद एक सूखे घास के ढेर के पीछे पूरी तरह से छिपे हुए थे। महाराज, बीरबल ने अत्यंत धीमी फुसफुसाहट में कहा, यह कारीगरों का समूह आमतौर पर आधी रात के बाद ही लौटता है। हमें धैर्य रखना होगा। शीत ऋतु की हवा तेज थी, लेकिन रहस्य का रोमांच उनके भीतर की ठंड को दबा रहा था। दोनों उस अंधेरी रात में सांसें रोके संदिग्ध कारीगरों की आहट का इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे आगे सरक रहा था। कुछ देर बाद जब रात अपने यीवन पर थी, अकबर ने असहजता से अपना स्थान बदला। सूखी घास के तिनके उनके राजकीय वस्त्रों को चुभ रहे थे और उनके पैरों में सुन्नता आने लगी थी। बीरबल ने तुरंत उन्हें आंख से धीरज रखने का संकेत दिया। लगभग 2 घंटे और चुपचाप बीत गए। अचानक दूर से आती हुई सूखी पत्तों पर जूतों की हल्की सी रगड़ाहट ने रात के गहरे सन्नाटे को तोड़ दिया। यह आवाज बहुत धीमी थी, पर इतनी स्पष्ट थी कि दोनों के हृदय की धड़कनें तेज हो गई। झाड़ियों के बीच से 3 काली लदी हुई परछाइयां भंडारघर के पिछले द्वार की ओर बढ़ी। वे सामान्य कारीगरों की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके हाथों में औजार नहीं, बल्कि एक भारी सा लोहे का सरौता और कपड़े की पोटलियां थी। वे फुसफुसाते हुए ताले के पास रुके। बीरबल ने अकबर के कान में फूका, महाराज, इन्हें चोरी का सामान निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ना अधिक बुद्धिमानी होगी। थोड़ा और इंतजार। तीनों चोरों ने बड़ी सावधानी से लोहे का सरौता ताले पर लगाया। एक क्षण का जोर और चर्रर की धीमी मगर तीखी आवाज आई। ताला टूटकर नीचे गिरा, जिसकी आवाज सूखी घास में दब गई। बीरबल और अकबर ने सांस रोके रखी। द्वार खुला और तीनों काली आकृतियां तेजी से, बिना कोई प्रकाश किए, भीतर अंधेरे में समा गई। अंदर से दबी हुई फुसफुसाहटें और खनकने की हल्की आवाजें आने लगी, मानो वे कीमती धातुएं जल्दी जल्दी कपड़े की पोटलियों में भर रहे हों। बीरबल ने अकबर के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। महाराज, अब और देर उचित नहीं। उन्हें बाहर आने का मौका बिल्कुल नहीं देना है। हम दोनों विपरीत दिशाओं से प्रवेश करेंगे। आप पीछे वाले चोर पर झपटिएगा, मैं आगे वाले दोनों को विचलित करूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी कमर में दबी खंजर की मूठ कस ली। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक शिकारी का दृढ़ संकल्प था। तभी एक भारी पोटली फर्श पर गिरकर थोड़ी जोर से खनकी। समय पूरा हुआ। बीरबल फुसफुसाए और वे दोनों बिजली की गति से झाड़ियों से बाहर निकले। अगला पल बीरबल और अकबर दोनों अंधेरे कक्ष के द्वार पर थे। बीरबल ने प्रवेश करते ही जोर से चिल्लाकर एक जलती हुई मशाल को जमीन पर फेंका। मशाल के फर्श से टकराने की आवाज और अचानक फैले धुएं से चोर एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। ठीक इसी क्षण का फायदा उठाते हुए अकबर एक शिकारी शेर की तरह पीछे वाले चोर पर झपटे, जो गहनों से भरी पोटली को पकड़कर भागने की तैयारी में था। अकबर की खंजर हवा में चमकी और चोर की बाह को खरोंचती हुई निकली। खून देखकर चोर दर्द से कराह उठा और पीछे हट गया। सामने के 2 बदमाश संभलने ही वाले थे कि बीरबल ने अपने हाथों में छिपाकर रखे मिट्टी के तेल से भरे पात्र को उनकी आंखों की ओर उछाल दिया। तेल की जलन और तीखी गंध से दोनों बौखला गए और लड़खड़ाने लगे। अंधेरा, चीखें और संघर्ष।
अब ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का युद्ध था। तेल की जलन से बिलबिलाते दोनों चोर आंखें मलते हुए बेतरतीब वार कर रहे थे। बीरबल ने इस क्षण का फायदा उठाया। उसने तुरंत अपनी कमर से बंधी मजबूत रस्सी निकाली और बिजली की तेजी से पास वाले चोर के पैरों में उलझा दी। चोर धड़ाम से गिरा और उसके हाथ से छूटा हथियार अंधेरे में कहीं खो गया। इस बीच घायल चोर फिर से उठकर पीछे से अकबर पर वार करने की फिराक में था, पर अकबर ने उसकी आहट भांप ली थी। उन्होंने तुरंत घूमकर अपने पास रखी एक भारी ढाल, या कहिए रक्षा कवच, से उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। चोर दर्द से दोहरी मार खाकर जमीन पर लुढ़क गया। अब बस एक चोर बचा था, जो अभी भी अंधाधुंध हाथ पैर चला रहा था। बीरबल ने चिल्लाकर अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय व्यर्थ न करें, हमें यहां से निकलना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों चोर अब निष्क्रिय हो चुके थे, लेकिन शोर जल्द ही महल के पहरेदारों को जगा सकता था। बीरबल ने तेजी से गहनों की पोटली उठाई और वे दोनों गुप्त सुरंग की ओर भागे, जिसे उन्होंने केवल आपात स्थिति के लिए बनवाया था। अंधेरे में उनके कदमों की धीमी गूंज ही बची थी। सुरंग संकरी और घुटन भरी थी। बीरबल आगे थे। उनके हाथ में गहनों की भारी पोटली थी। मशाल की धुंधली रोशनी मिट्टी की दीवारों पर नाच रही थी, जिससे छायाएं और भी डरावनी लग रही थी। अकबर हाफ रहे थे। ऐसी भागदौड़ की उन्हें आदत नहीं थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बीरबल, क्या यह रास्ता वाकई सुरक्षित है? यदि सुरंग का मुहाना किसी दुश्मन के नियंत्रण में हुआ तो? बीरबल ने गति धीमी किए बिना जवाब दिया, चिंता न करें जहांपनाह, यह गुप्त मार्ग सीधे महल की चारदीवारी के बाहर पुराने कुएं तक जाता है। यह मेरी सबसे पुरानी और गुप्त तैयारी थी। तभी उन्हें पीछे से हल्की लेकिन स्पष्ट आवाजें सुनाई दी। महल के पहरेदार शायद शोर सुनकर जाग गए थे और अब गलियारों में जांच कर रहे थे। तेजी से बीरबल ने कहा और लगभग दौड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में उन्हें सामने कीचड़ और पत्थरों के बीच एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वो निकास द्वार था। राहत की सांस लेते हुए वे दोनों उस संकरे मुहाने से बाहर निकले और तुरंत खुद को महल की चकाचौंध से दूर, शांत और घने जंगल के किनारे पर पाया। वे सुरक्षित थे, कम से कम फिलहाल। जंगल की ठंडक और रात की चुप्पी ने तुरंत उन्हें घेर लिया। अकबर, जो जीवन भर महलों के आराम के आदी रहे थे, पत्थरों और गीली घास पर लड़खड़ाए। बीरबल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। हुजूर, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हमने महल तो छोड़ दिया, पर अब खतरा बाहर है, जंगल में और रास्ते पर। हमें भोर होने से पहले इस इलाके से बहुत दूर निकलना होगा। अकबर ने अपने भारी मुकुट को थोड़ा सीधा किया। बीरबल, तुम हमेशा एक कदम आगे सोचते हो। अब कहाँ का इरादा है? क्या तुम्हारी गुप्त तैयारी में इस जंगल के लिए भी कोई ठिकाना शामिल था? बीरबल ने धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। बिल्कुल जहांपनाह, यहां से पश्चिम की ओर कुछ मील दूर एक पुरानी साधु की कुटिया है, जो हमारे विश्वास पात्रों में से एक है। वो स्थान सुरक्षित है। हम वहां कुछ दिन छिपकर आगे की रणनीति बना सकते हैं, पर हमें ये यात्रा चुपचाप और बिना रुके करनी होगी। ये कहकर बीरबल घनी झाड़ियों की ओर मुड़ गए।